हमें 7 अजूबे हैं और 7वें अजूबे में से जो पहला अजूबा है जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली है वो हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में वो है उत्तर प्रदेश आगरा में। लेकिन वहाँ की जो हालत है वो क्या हो रखी है मैं ये बता दूं भाई। ताजमहल के पास रेड फोर्ट भी है। अब रेड फोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा पुराना फोर्ट है, अगर आप उसे ढंग से मैनेज करो तो वो एक बहुत ही बढ़िया जो टूरिज्म क्रिएट कर सकता है। लेकिन रियलिटी क्या है भाई, विदेशी लोग वहाँ पर आके जब वीडियो बनाते हैं तो उन्हें क्या नज़र आता है भाई, लोग वहाँ पर गंदगियाँ कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से जो जगह है उसको सड़ा के रख रखा है। ये हालत हो चुकी है इस समय में दुनिया का पहला वंडर की। तो वहीं से समझ में आता है कि फॉरेनर्स इंडिया के लोगों को क्यों इतना ज़्यादा ट्रीट करते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि वो सच में इतनी ज़्यादा गंदगी करते हैं। जब वो अपनी जो धरोहर हैं उसको संभाल के नहीं रख सकते, जो अजूबे हैं उनको साफ सुथरे नहीं रख सकते, तो आप उनसे क्या ही उम्मीद करोगे। तो इसी बीच एक फॉरेन ट्रैवलर है जो कि वहाँ पे घूम रहा है, वहाँ पे उसको देखने के लिए मिला भाई नाले पड़े हुए हैं, गंदगियाँ पड़ी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा जो भद्दा जो वीडियो है वो देखने के लिए मिला। साथ में उसने ये भी बताया कि अगर उसे आप अच्छे से रखते, केयर से रखते तो एक बहुत ही बढ़िया टूरिज्म जनरेट कर सकता था, साथ में दुनिया में भी इसका बढ़िया नाम हो सकता है। लेकिन आज के समय में जो हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है वो कूड़े कचरे की वजह से बर्बाद हो रही है। और भाई इन सब के चक्कर में बाकी की स्टेट्स हैं जिसमें अलग अलग आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, वो लोग भी बहुत ज्यादा बदनाम होते हैं। Jesus Christ, somebody taking a shit in this place, but then when I look at the conditions, I am not surprised. A beautiful fort here, historical fort, and somebody just takes a shit in the park right next to it. It's so disgusting. I'm just out of words. But you have to say that the fort itself is magnificent. Hello. Okay, so even here, right next to the fort, you can see all the trash, and the fort is here. There is shit on the ground. So you see, as soon as you come to the fort, everything is very clean. The surroundings look pretty nice. The park has been cleaned. Well, not everything, but it gets a lot better, and you see the fort itself. इसी के साथ भाई मोदी जी देश में ये कह के आए थे कि देश में वो वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे, मतलब बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखो तो भाई हमारे ही बगल में एक देश है छोटा सा नेपाल, वो किस तरीके से देश को कहाँ लेके जा रहा है भाई, मुझे ऐसा लगता है वो आने वाले समय में साउथ ईस्ट एशिया को भी चैलेंज दे सकता है। साथ में इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको भी चैलेंज कर सकता है कि भाई वो कितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर कुछ नए देश इस तरीके की चीज़ें हैं तो उससे समझ सकते हैं भाई वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ठीक ठाक एजुकेटेड है, और बाकी की उन्होंने जितनी जो अपनी मिनिस्ट्री बनाई है वो भी सब एजुकेटेड बंदों की ही बनाई है। मतलब जिसको जो भी कैबिनेट मिली है वो उसी में ही स्पेशलिस्ट है। अब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस तरीके के रूल्स बनाए, मतलब लोग सोच ही नहीं सकते। सारी की सारी जो सर्विसेज हैं उनको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप देखो हिंदुस्तान को कंपेयर कर लो भाई, डिजिटल इंडिया कहने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, अगर आपको एक छोटा सा काम भी कराना है, आपको एक पासपोर्ट भी बनवाना है तो आप लंबी लाइनों में लगे रहो, मतलब अपने काम के लिए आप सरकार के पीछे भागते रहो, साथ में रिश्वत देते रहो। तो करप्शन एक ओपन चीज़ है हिंदुस्तान में, लेकिन वहाँ पर करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने की बात की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर लोगों के कोई भी कंप्लेन होती है वो तो वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से भी कंप्लेन कर सकते हैं। और पुराने जितने जो वीआईपी कल्चर हैं, जितनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं जो कि पहले के प्राइम मिनिस्टर्स के पास होती थी, वो सब भी छिन सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनको भी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ऑनलाइन दिखानी पड़ेगी। तो भाई छोटा सा देश नेपाल एक बड़ा चेंज लेके आ रहा है। इससे बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो कुछ समझ सकते हैं, और इंडिया अगर उससे भी लेसन लेना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। रैपर और जिस देश का पीएम रैपर और होम मिनिस्टर डीजे है, उसकी सरकार ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। मैं बात कर रही हूँ अपने ही पड़ोसी देश नेपाल की, जहाँ नई जेनजी सरकार ने सबसे पहले वीआईपी कल्चर बंद किया। पीएम बालेन शाह खुद लोगों से मिलने जाते हैं, होम मिनिस्टर की गाड़ी भी रेड लाइट पर रुकती है, पुलिस किसी को भी चेक कर सकती है, और किसी भी पॉलिटिशियन को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना अलाउड नहीं। इनफैक्ट वो खुद इंस्पेक्शन करने निकलते हैं, और पीएम बालेन शाह ने डिक्लेयर किया कि मेरी फोटो किसी भी ऑफिस में नहीं होगी। इसी सरकार ने यह भी ऐलान किया कि 1990 से लेकर आज तक जितने नेता रहे हैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स की डिटेल्स ऑनलाइन डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, और उन्होंने जितना भी पैसा खाया है वो सारा रिकवर होगा। एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई है। एजुकेशन में भी बड़ा बदलाव, अब 5वीं तक कोई एग्जाम्स नहीं होंगे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एकदम बंद, पब्लिक की भी लाइफ इजी बनाई, पासपोर्ट लाइसेंस ये सारी सर्विसेज 100% डिजिटल, आपको दफ्तर धक्के खाने की जरूरत नहीं। 24/7 ऑनलाइन हेल्प सिस्टम है फॉर ऑल द सिटीजंस, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट डालो और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हेल्थ केयर में भी बड़ा बदलाव आया, अब हर प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने 10% बेड्स गरीब लोगों के लिए रिजर्व करने पड़ेंगे। और आपको लगे कि ये सिर्फ हवा में बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा एक 100 दिन के एक्शन प्लान का पार्ट है, जिसे इस जेनजी सरकार ने ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किया है, ताकि हर नागरिक देख पाए
कि क्या काम बाकी है, क्या हो चुका है और कौन सा इन प्रोग्रेस है। नेपाल ने प्रूव कर दिया कि यंग एजुकेटेड लोग। तो भाई मोदी जी को 12 साल हो चुके हैं देश में राज करते हुए, और अंधभक्तों की जो खबरें हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी है। मतलब अंधभक्त इस समय रोना शुरू कर चुके हैं। उनको समझ में आ चुका है कि भाई मोदी जी ने उनका किस तरीके से स्कैम किया है। असल में भाई इस समय मोदी जी बंगाल की रैली में बिजी हैं, लेकिन रियलिटी क्या है भाई, बाकी की स्टेट्स वहां पर क्या हालत हो रखी है। भाई एक समय पर बुलडोजर जो कि माइनॉरिटीज के ऊपर चलता था, तो जितने जो अंधभक्त लोग हैं ये सारे के सारे तालियां बजाते थे, मिठाई बांटते थे। लेकिन आज के समय में वही बुलडोजर जब इनके घर पर चल रहा है, इनके बिजनेस पर चल रहा है, तो इनको सच्चाई समझ में आ रही है कि भाई उन्हें उस समय ही उसके खिलाफ खड़ा होना था। मतलब ये धर्म की जो गंदी जो राजनीति है वो जिस तरीके से देश में चल रही है, आंखें लोगों की खुलनी शुरू हो चुकी हैं, और खुलनी शुरू होने का जो टाइम है वो बहुत लेट हो चुका है। क्योंकि असल में उनके जो घर हैं, जो बिजनेस हैं, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पे बुलडोजर चल रहे हैं, और उनके जो रोने हैं वो सड़क पर रो रहे हैं, और वो खुद ही ये बात कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को इस समय में देश में होना चाहिए था, पब्लिक की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो इस समय पे एक महिला को हराने के लिए जो कि बंगाल में है उनके खिलाफ घूम रहे हैं रैली करते हुए। तो भाई बात सबको समझ में धीमे धीमे आ रही है, और नहीं है तो और कुछ समय में आ जाएगी कि इस समय पे बीजेपी पार्टी केवल धर्म को राजनीति की तरीके से यूज कर रही है, और इस राजनीति में जो कि लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो कि आपस में नफरत पाल के बैठे हैं, उनको ही पिसना पड़ेगा। हम सिर्फ एक ऐसी सरकार का गुणगान करते आए हैं बचपन से, और आज इतना मन खट्टा हुआ है। मैं सच बोल रही हूँ, योगी जी के लिए मैंने एक गाना बनाया था, और आज ये दुख हो रहा है कि हम इनसे इतना प्रेम कर करके इन्हें जिताने के लिए पागलों की तरह धूप में, बीमारी में, कि बस बीजेपी बीजेपी। और आज इतना दुख है इस बात का कि वो लोग आगे देख भी नहीं रहे हम लोगों के दुख को, कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं। योगी हम तो लुट गए तेरे काम पे, जाने तुझको खबर कब होगी। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, योगी बाबा तेरी जिंदगानी रहे। और वाकई उम्मीद नहीं थी कि सरकार आके देखेगी नहीं। आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही है। क्यों नहीं सुनवाई हो रही हमारी? क्यों नहीं हमारे अपने व्यापार हमें वापस दिए जा रहे? कोई आप लोग की क्या राय चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना अच्छा लगे तो, और आप सपोर्ट करना चाहो तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।